चंद्रयान सीरीज का तीसरा मिशन इसके जरिए इसरो चांद पर फिर से एक बार टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जा रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये मिशन सिर्फ 15 दिन तक ही काम करने वाला है, यानी 15 दिन बाद चंद्रयान 3 का खेल खत्म। सुनकर थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है डे साइकिल कंपेयर टू अर्थ। इस तरीके से अर्थ में 24 घंटे में दिन और रात होते हैं, मून पर एक महीने में दिन और रात होते हैं, मतलब 15 दिन का दिन 15 दिन की रात। इसकी वजह से चंद्रयान 3 अगर अंधेरे में चला जाएगा और 15 दिन तक कोई काम नहीं करेगा, उसकी बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाएगी और चंद्रयान 3 15 दिन बाद बंद हो जाएगा। तो चंद्रयान 2 में इसरो का लैंडर और रोवर सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से मून के सरफेस पर क्रैश कर गया था। इसकी वजह से उस वक्त पूरा भारत ही इमोशनल हो गया था। चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर क्रैश करने के बावजूद भी उसका ऑर्बिटर आज भी मून का चक्कर काट रहा है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भेज रहा है। इतना ही नहीं, वो चंद्रयान 3 मिशन में उसे अच्छे से करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हुआ है और साइमल्टेनियसली मून को भी समझने में मदद मिल रही है। इसीलिए इस बार कोई ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसकी वजह से इसरो का 300 करोड़ रुपए बच रहा है, यानी 600 करोड़ में ही पूरा चंद्रयान 3 हो जा रहा है। इस बार सिर्फ लैंडर और रोवर ही है, पर इस बार का माहौल थोड़ा गर्म है क्योंकि एक बार क्रैश हो जाने के बाद इसरो के ऊपर प्रेशर भी है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना ही है, जो कि मिशन को उतना ही रोमांचक भी बनाता है और साथ ही साथ उतना ही कठिन भी। क्योंकि जैसा कि मैंने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लैंडर को मून के साउथ पोल पर ही लैंड करवाना है। ये क्यों जरूरी है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके जान सकते हैं। नॉर्थ पोल उतना ही उबड़ खाबड़ है, बहुत सारे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट लोकेशन को ही कंफर्म करना है। दुनिया की 3 सुपर पावर यूएसए, रसिया और चाइना ऑलरेडी मून पर लैंड कर चुके हैं, बट वो मून के सेंट्रल बैंड पर ही लैंड किए हैं। बट इस बार इसरो का चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। इसकी वजह से सारी दुनिया के मिशंस के मुकाबले में रिस्क ज्यादा है। अब चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से बेहतर करने के लिए बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि ऐसा इस बार क्या करेगा इसरो जो चंद्रयान 3 को सक्सेस कर देगा। किस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी जो कि सक्सेस की कंडीशन को पिछली बार से ज्यादा बढ़ाएगी। सबसे पहले चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में ज्यादातर फ्यूल ही भरा हुआ है, जो कि फ्यूल बंद करके मून पर लैंड करने के लिए सबसे पहले किसी ऑर्बिट की तरह ऑर्बिट करवाकर मून पर लैंड करने में मदद करेगा। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल का कम्युनिकेशन करवाने में एक बिचौलिए की तरह काम आएगा। इसमें एक एक्सपेरिमेंटली इंस्ट्रूमेंट भी है, क्योंकि मैं आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार के ऑर्बिटर की तरह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ज्यादातर ये ग्राउंड कंट्रोल और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए ही काम आएगा। मून के लैंड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद लैंडर के कंपार्टमेंट में रोवर रेम की सहायता से सरफेस पर उतारा जाएगा। कोई तेजी से भागने वाला रोवर नहीं है, धीरे धीरे ही चलेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट को ही अंजाम देने के लिए है, क्योंकि याद रहे हमारे लैंडर और रोवर के पास केवल 15 दिनों का ही मोहलत है। इसमें एक एक्सपैंड एंटीना होगा जो कि कम्युनिकेशन में मदद करेगा। रोवर 6 पहियों पर चलने वाला एक रेक्टेंगुलर चेसिस के साथ, इसमें नेविगेशनल कैमरा के साथ साथ इसमें एनर्जी नीड के लिए सोलर पैनल और डेटा ट्रांसफर के लिए इस पर भी एंटीना लगाया गया है। इसमें रोवर का डेटा ऑर्बिट कर रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल, फिर ग्राउंड स्टेशन यानी हम तक वो डेटा प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा सेंड हो जाएगा। रोवर में एक लेजर स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट है जो मून के लैंड की थर्मल कंडीशन समझाएगा। इसका नाम चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन में मून सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टी को ही डिटेक्ट करेगा। और मून पर भूकंप के झटकों को डिटेक्ट करने के लिए इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी को लगाया गया है, जो मून के टर्म्स में मून क्वेक्स को डिटेक्ट करेगा। वहीं पे मून की गैस और प्लाज्मा को डिटेक्ट करने के लिए रंभा नाम का सेंसर लगाया गया है। अब आप सब यहाँ पे सोचोगे कि ये सब तो मून की जियोग्राफिकल डिटेलिंग वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, कि मून की कंडीशन हमें नहीं पता है। देखिए, हमें सब पता है, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सीरियस है और ये कंडीशन इसी तरह से आगे चलते चलते और भी ज्यादा सीरियस होती जाएगी। और अब हमें कहाँ कहाँ क्या क्या कितना कितना है, इस लेवल पर डिटेलिंग की जरूरत है। फ्यूचर में बहुत सारे मिशन इन्हीं मिशंस पर बेस्ड होंगे, इसीलिए हमें नॉर्मली कंडीशन के हिसाब से काम करना होगा। जैसे कि नासा हर कोई जो मून पर जाता है उसे नासा एक ऐसा रेट्रो रिफ्लेक्टर फ्री में दे देता है। मतलब आप जा रहे हो तो नासा का ये खिलौना भी ले जाओ। अब इसका काम है कि आप मून पर जाओगे तो अर्थ पर एक लेजर लाइट छोड़ोगे, इस कंडीशन में जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते में चला भी आएगा, मतलब बिल्कुल भी रास्ता नहीं बदलेगा, एग्जैक्ट सेम पाथ। फिर इसकी मदद से मून के डिफरेंट एरिया से मून का और अर्थ का डिस्टेंस कितना है ये पता चल सकता है, और ये नासा सबको फ्री में बांटता है। इसका नाम पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है। बाय द वे, मून की सॉइल और लोकल सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं। ये सब नॉर्मल टूल्स हैं, इस सब तरह के रोवर और लैंडर में लगने के लिए ऑब्वियस है, यानी इतना तो हमें करना ही होता है। चंद्रयान 2 में कुछ अलग, कुछ स्पेशल चेंजेस हैं चंद्रयान 3 में,
उसमें सबसे पहले इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा शेप नाम का एक्सपेरिमेंट, पूरा नाम है स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्चिंग एलियन एक्सोप्लैनेट। इसका मतलब ये है, तो पहले आप समझिए कि हमने बहुत सारे एक्सोप्लैनेट ढूंढे हैं और वो भी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट, जो हमारे हिसाब से वहां पर ऑक्सीजन और वाटर भर भर के है, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और वाटर उस एक्सोप्लैनेट पर है। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इस तरह के हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए और ये कंफर्म करने के लिए कि वहां पे जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है, साइंटिफिक मेथड से उन हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट के कुछ पर्टिकुलर सिग्नेचर हमने नोटिस किए हैं। और उसी तरह से शेप नाम का ये एक्सपेरिमेंट मून से अर्थ को देखेगा। इन्हीं साइंटिफिक मेथड से अर्थ के जियोग्राफिक सिग्नेचर फिर इन्हीं कंडीशन को एग्जिस्टेड डेटा से मैच किया जाएगा या फिर फ्यूचर में कोई सेम हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को ढूंढने में यूज होगा। साथ ही साथ इस बार हर चीज को इस मिशन में दो कर दिया गया है, ताकि अगर किसी एक में प्रॉब्लम हो तो दूसरा संभाल ले। जैसा कि ये साइड में डबल LHDC कैमरा लगाया गया है, तो अगर लैंडर लैंड के नजदीक आता है तो कोई हैजर्ड या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हैजर्ड अवॉइड करने के लिए, उसे देखने के लिए। और डबल TTC एंटीना यानी टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड एंटीना। अब इसे समझने के लिए चंद्रयान 2 जब लैंड करने वाला था, दूर से जो मेजर किया जा रहा था ग्राउंड स्टेशन से यानी अर्थ से, उसे टेलीमेट्री डेटा कहते हैं। इसमें वेलोसिटी मेजर करने के लिए वेलोसिटी मीटर लगाया गया था। तो ये सब इस बार डबल है, जो कि डबल डेटा रेट के लिए सभी चीजों को ज्यादा अच्छे से कंफर्म करने के लिए यूज होगा। इसमें लैंडर के फ्यूल टैंक को इस बार बढ़ा दिया गया है, जो ज्यादा फ्यूल अपने अंदर डाल पाएगी। और इस बार का सोलर पैनल भी पिछली बार के सोलर पैनल से बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, लैंडिंग साइट भी इस बार चेंज कर दी गई है। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो इस बार का लैंडिंग साइट है, वो हमने ऑलरेडी चंद्रयान 2 वाले मिशन से ही इस लैंडिंग साइट का इमेज ले लिया था OHDC कैमरा की मदद से। इस बार बहुत सारी चीजें पहले से या तो बढ़ा दी गई हैं या फिर डबल कर दी गई हैं। इसकी वजह से चंद्रयान 3 पिछली बार से थोड़ा सिक्योर है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।